स्टूडेंट्स, आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जानेंगे, जिसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति है क्या? सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें कि केंद्रीय प्रवृत्ति है क्या। तो सामान्य आदमी या किसी भी आदमी के लिए बहुत बड़े समूह या बहुत बड़े ज़्यादा संख्याओं को याद रखना बहुत कठिन होता है, समझना भी बहुत कठिन होता है। इसलिए वो चाहता है कि कोई ऐसी संख्या मिले, एक ऐसी संख्या मिले जो वो सारे समूह की विशेषताओं को वो प्रतिनिधित्व करे। जैसे हम पूरे भारतवर्ष की करोड़ों लोगों की आय के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की आय को याद रखना और उसको समझना बहुत कठिन है। लेकिन हम उसमें से अगर ये एक संख्या ऐसा बता दें जो पूरे भारतवर्ष के लोगों की आय का प्रतिनिधित्व करता है, यानी उस संख्या से भारतवर्ष के लोगों की आय के बारे में पता चल जाता है कि यहाँ की लोगों की आय क्या है, उसी को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे औसत भी कहा जाता है। जैसे भारत का 2018-19 में भारत की लोगों की आय जो थी 10,554 पर मंथ, ये आय थी। तो अगर ये इनकम बता देने से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ के लोगों की आय कितनी है। और इस प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है, इसको जानने के कारण हम बहुत सारा भी आगे बताएंगे कि क्या क्या फायदे होते हैं। तुलना करना, अमेरिका के लोगों की आय कितनी है, हमारे देश के लोगों की आय कितनी है, सिर्फ एक स्थिर संख्या से पता चल जाता है। और हम तुलना करते हैं कि अमेरिका की तुलना में हमारे देश की आय कम है लोगों की, हम उसके तुलना में थोड़ा गरीब भी है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति उसी को कहते हैं, वह संख्या जो समूह के सारे संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, उसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति को हम लोग लिख सकते हैं। इसे किसे एवरेज भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना। इसे औसत भी कहते हैं, क्योंकि औसत ही है जो सारी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। टेंडेंसी, इसको ब्रैकेट में एवरेज भी लिख दे रहे हैं। एवरेज इज द वैल्यू that represent the whole group। यानी वह संख्या, वह वैल्यू जो सारे समूह का प्रतिनिधित्व करती है, उसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मतलब सांख्यिकीय विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की वह विधियां जिससे के द्वारा किसी भी समूह, किसी भी सीरीज का ऐसा मूल्य, ऐसा वैल्यू निकाला जाता है जो सारे सीरीज का या सारे समूह का प्रतिनिधित्व करता है, उसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इससे एक बात कि वह है तो सांख्यिकीय विधियां, वह स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिसके द्वारा किसी भी श्रृंखला या समूह के सारे आइटम्स का जो प्रतिनिधित्व करता है, उसी को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो
tendency refers to the method of statistical analysis by which the value of a series is obtained या calculated that represent the whole series। मतलब वो पहले वो मेथड सांख्यिकीय एनालिसिस का मेथड जिसके द्वारा किसी भी सीरीज का एक वैल्यू ज्ञात किया जाता है जो सारे सीरीज की संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसी को सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं। तो इसका बहुत सारा फीचर है और ये तत्व है, कौन सा तत्व है इसको हम लोग यहाँ पर बस एक पॉइंट जान जाते हैं, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं एसेंशियल ऑफ ए गुड एवरेज। हम यहाँ पहले बताया कि केंद्रीय प्रवृत्ति को एवरेज भी कहा जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति को। तो एक अच्छे एवरेज की आकार तत्व कौन सा है? पहला है क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन। मतलब स्पष्ट और स्थिर परिभाषा। मतलब किसी भी अच्छे औसत का सबसे गुण ये होना चाहिए कि उसकी परिभाषा एकदम स्पष्ट हो और स्थिर हो, जो आसानी से समझ में आ जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि वैल्यू, मतलब केंद्रीय एवरेज जो है, एक अच्छा औसत जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो सारे समूह के को प्रतिनिधित्व करे। ऐसा नहीं कि प्रतिनिधित्व किसी को छोड़ दे, उसको उस वैल्यू को जानने से ये पता चल जाए सारे समूह के बारे में कि वो समूह के जिस चीज का अध्ययन करना चाह रहे हैं या इनकम का अध्ययन करना चाह रहे हैं या किसी का हाइट का अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो अगर वो वैल्यू पर हम लेते हैं तो उस एक वैल्यू से पता चल जाए कि इस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का हाइट कितना है लगभग। तीसरा सिंपलिसिटी, सरलता। एक अच्छे औसत सरल होना चाहिए समझने में और उसको कैलकुलेशन करने में। चौथा जो है सर्टेनिटी, ये यानी कि निश्चितता। एवं जो वैल्यू है एक निश्चित संख्या होना चाहिए। पांचवा एब्सोल्यूट नंबर, यानी कि ये जो वैल्यू है वो एक निरपेक्ष संख्या होना चाहिए, न कि कोई संख्या प्रतिशत में व्यक्त होता है या और इसी तरह के बहुत सारे जो रिलेटिव्स जो मेजर होते हैं वो नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए, निरपेक्ष संख्या। और छठा जो है लीस्ट इफेक्ट ऑफ ए
चेंज इन द सैंपल, यानी कि जो मेरा प्रतिदर्श और न्यायदर्श है उसमें परिवर्तन का कम से कम प्रभाव होना चाहिए। गुड एवरेज में, एक एवरेज में कम से कम प्रभाव पड़े उसके सैंपल के परिवर्तन से। कोई भी हम प्रतिदर्श का चुनाव में परिवर्तन करते हैं तो उसका कम से कम इसमें प्रभाव पड़ना चाहिए। और एक लास्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट यानी गणितीय विश्लेषण, ऐसी संख्या हो जिसको हम आगे गणितीय विश्लेषण के लिए हम लोग यूज कर सके। तो ये था हमारा ये एसेंशियल ऑफ गुड एवरेज। और अभी हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि वो कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करते हैं। तो टाइप्स ऑफ statistical एवरेज। टाइप्स क्या क्या है, तो अगर इसको हम लोग एक बॉक्स में डाल दें टाइप्स क्या होगा, तो इसको पहले दो भागों में बांटते हैं। पहला है मैथमेटिकल एवरेज, जिसको गणितीय माप भी कहते हैं। और एक दूसरा है पोजिशनल एवरेज। इसको तीन भाग में बांट देते हैं, अर्थमेटिक में, दूसरा जियोमेट्रिक में, और तीसरा हार्मोनिक में। इसे भी हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, जिन पहला मीडियम, दूसरा पार्टीशन वैल्यू, और तीसरा मोड। ये तीन जो है मैथमेटिकल एवरेज में, अर्थमेटिक में समांतर माप, ज्योमेट्रिक में ज्यामितिक माप, और ये हार्मोनिक में धारात्मक माप, ये तीन प्रकार हुआ। और पोजिशनल एवरेज में स्थिति संबंधी माप जो है पोजिशनल एवरेज को कहते हैं, स्थिति संबंधी माप। इसमें माध्यिका, विभाजन गुण और बहुलक, ये तीन निकालते हैं। ये जो हमारा मेथड है जिसके द्वारा हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करते हैं। और इन सब की बारी बारी से अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।